नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और आज हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सीधा यहाँ पर हम लोग रुक करेंगे। वैदिक सभ्यता में भी प्रश्न ठीक ठाक आपको पूछे गए हैं। एक बार ही जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा लेवल का पूछा, बड़ा मतलब 8 नंबर के पूछे हैं। संभावनाएं कम है कि 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, बट 8 का जब आ चुका है तो आप ये मान के चलिए कि दीर्घ उत्तर यानी कि लॉन्ग आंसर के लिए आपको तैयार रहना है। वहां से क्वेश्चन आपको पूछेंगे। बाकी 2 और 4 नंबर के तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से हम देख लेते हैं। ये वैदिक देवता और उनके धार्मिक व्यवस्थाओं से संबंधित जो टॉपिक होगा उसको पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मेनली जो 4-5 इनके प्रमुख देवता है वहां से क्वेश्चन इनसे दिया जाता है। जैसे सबसे पहले वरुण देवता। तो ये क्वेश्चन जो आया था जैसे कि लाइक वरुण देवता का महत्व क्या है, या इंद्र का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। या ये भी आ सकता है कि उनके कुछ रिलीजियस प्रोसेस रहते हैं, कुछ उनके धार्मिक क्रियाविधि होती है, कुछ गतिविधि होती है। तो वहां से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। या कौन उस पर्टिकुलर सेक्शन को डील करता है, कौन देखता है। तो 2 और 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बनते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अगेन मैं बोलता हूँ, प्रीलिम्स स्तर पे जो चीजें हम पढ़ते हैं वहां से 50 to 60% कंटेंट एज इट इज उठाने हैं, ज्यादा तामझाम आपने नहीं करनी। इवन 2 और 4 में तो डायरेक्टली आप 90-100% तक उठा सकते हो। अब जैसे आगे एक वरुण देवता का महत्व क्या है, तो आप सीधा सीधा बता दो कि फिर वरुण देवता ऋत के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ, क्या बोला गया इनको, ऋत कहा गया है। तो ऋत का क्या हो जाएगा, संरक्षक, ठीक है ना। तो ऋत का संरक्षक मतलब होता है कि भाई जिसने ऋत को क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। अब ऋत क्या है, अब देखो, अब यही प्रश्न अगर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 2 नंबर 4 नंबर पे, तो सिर्फ आप इतना बता देना है कि ये वैदिक कालिक प्रमुख देवता थे, ऋग वैदिक कालीन प्रमुख देवता थे, मेन देवता थे, मेजर आपके देवता थे। दूसरा ऋत का संरक्षक होता था ये, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या बताना है कि भाई ये जो देवता हैं वो मेनली किनके लिए जाने जाते थे, पानी, क्योंकि वरुण देव का संबंध किससे है, पानी से। जल के देवता थे, तो आप सिंपल आप लिख सकते हैं, ये 2 से 4 लाइन लिख के आपने खत्म कर दिया, दैट्स इट। कहानी इतनी सिंपल सी है। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि अगर सर थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा तो हम इसमें और क्या क्या चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। संभावनाएं कम है कि एक ही देवता को 8 या फिर 15 नंबर पे तो पूछेगा ना भाई वरुण देवता के बारे में, मगर अगर थोड़ा सा पूछ दिया तो और क्या ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है ये वाली लाइन हो गई कि ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख देवता थे, ऋत के संरक्षक थे, सत्य, न्याय, अनुशासन और नैतिक आचरण के प्रतीक थे, ठीक है। और पाप करने पे दंड और प्रार्थना करने पे क्षमा देते थे, यानी कि पनिश करते थे, साथ ही साथ ये फॉरगिव भी कर देते थे। तो ये इतनी सारी चीजें तो आपने लिखनी है। अब एक्स्ट्रा अगर आपको लिखना है तो आप बता दो कि भाई ऋग्वेद में इसको 30 मंत्र समर्पित थे। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि ऑलरेडी आपने पहले प्रीलिम्स में पढ़ रखा होगा। दूसरा फैक्ट आप क्या बता सकते हो कि ऋत के संरक्षक थे। ऋत अर्थात ये एक प्राकृतिक नियम था। तो एक्चुअली इसी को ही तो लिखना है भाई, और एक्स्ट्रा क्या ही लिखोगे, आप खुद सोचो ना। मतलब वरुण देव के बारे में मंत्र तो नहीं लिख सकते ना कि ओम वरुणाय नमः एंड ऑल, ऐसा नहीं लिख सकते। आप ये भी लिख सकते हो कि वरुण देव को समर्पित। महत्व तो पूछ रहे हैं ना भाई, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो बताओ। वरुण देव से ही संबंधित शम नो वरुण, शम नो वरुण, हम भारतीय किसके, नेवी, यानी कि हमारे भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य है। यानी कि हम भारतीय नेवी में जो हम एक वर्ड यूज करते हैं, संस्कृत का एक पार्ट यूज करते हैं, श्लोक का एक भाग यूज करते हैं, उनके सूक्त बोल सकते हैं, उनके हाइम्स का एक जो पार्ट यूज करते हैं वो है शम नो वरुण, जो कि वरुण देव को समर्पित है। अर्थात वरुण देव जल के देवता हमारी रक्षा करें। इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे पॉइंट्स आपने ऐड कर देना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, अब आकाश के देवता है ऐसा क्यों बोला गया है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। जल, समुद्र और आकाश बोला गया। एक्चुअली ये सारे देवता थे ना, जो 3 प्रकार से देवताओं की यहाँ पर बात करी गई है। एक है आकाश के देवता, एक है जल के देवता, जल बताओ स्थल के देवता, और एक और लाइक वायु एंड ऑल, इस टाइप से अलग अलग देवताओं की बात करी गई। मतलब वो देवता जो समस्त सभी जगह पर विराजमान थे। या आपने सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि जब देवताओं का आह्वान किया जाता था तो आकाश से दिखते थे। दैट इज इसको आकाश के देवता के रूप में, आकाश वाले देवता, आकाश के देवता नहीं, आकाश वाले देवता, है ना। मेन तो थे जल और समुद्र के देवता थे, ठीक है। चलिए दूसरा देते हैं, इंद्रदेव के बारे में बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मंत्र है वो किनको दिया गया है, इंद्रदेव को ही समर्पित है, याद रखना। सबसे ज्यादा मंत्र बोला मैंने, सबसे ज्यादा शब्द नहीं बोला है। सबसे ज्यादा अगर शब्द आपसे पूछा जाएगा तो आप बताना सबसे ज्यादा शब्द जो है वो पिता को, लगभग 335 शब्द, वर्ड जो है वो लगभग 335 ये पिता के लिए किया गया है। मैंने सिर्फ सबसे ज्यादा मंत्रों की बात करी। तो मंत्र लिखना है तो लिख लो भाई, 250 मंत्र। याद आ गया तो लिख लिया, नहीं याद है तो छोड़ देना, ठीक है। ये देखो मेंस में कहानी ऐसी होती है, याद एग्जैक्टली तो लिखो, क्या गलत लिखोगे ना, गेसिंग वर्क नहीं चलता भाई यहाँ पे। गेसिंग वर्क का मतलब फिर खत्म है, क्योंकि वो सीधा रॉन्ग दे देगा।
आपने सिर्फ इतना लिखा कि सर्वाधिक स्तुति या सर्वाधिक मंत्र इनको दिया गया था, मोस्ट प्रेज्ड, है ना, डेटी इन द ऋग्वेदा फॉर द इंद्रदेव करके, तो इतना आपने लिखा, दैट्स इट्स ओके। मतलब हो सकता है अगर 4 है तो वो 3 दे दे, 3.5 दे, बट अगर आपने ये गलत फैक्ट डाला, क्या डाल दिया आपने, डाल दिया कि 250 की जगह 200 याद आ गया, 230 याद आ गया, कुछ ऐसा याद आ गया, तो भाई वो 1 से 1.5 नंबर वैसे ही काट देगा। मतलब मूड खराब हो तो आधा नंबर, आधा मतलब 4 का है तो 2 दे देगा, ठीक है, 2 का है तो 1 दे देगा, तो वो कर सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि जितना पता है उतना अपने को लिखना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि ये युद्ध के देवता थे, शक्ति के थे, वर्षा के थे, ये नियंत्रक थे इन सभी चीजों का। साथ ही साथ ये एक ऐसे देवता थे जो क्या करते थे, गज तोड़ने का यानी कि किला को तोड़ने का काम करते थे। किला का संहारक इनको कहा जाता था। इसलिए समटाइम्स याद रखना, कई बार इनको, है ना, एक और उपाधि दी गई, उपाधि मतलब दूसरा नाम, पुरंदर कहा गया है। तो इनको पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। वो आर्यों के पशुपालक जीवन से सीधा सीधा इनका क्या था, संबंध था। इनका किनका, इंद्रदेव का। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रमुख देवता थे। दूसरा हम चलते हैं, मतलब तीसरा चलते हैं अग्नि देवता के बारे में। तो अग्नि देवता जो है देव और मानव के मध्य दूत थे, यानी कि मध्यस्थता, मीडिएटर। अब बहुत सारी चीजें तो कई बार जो हम विजुअलाइज किए रहते हैं ना, जो आंखों से देखे रहते हैं, उसको भी हमको लिखना या करना रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने क्या कहा भाई, मैंने किसी देवता को आह्वान करना है, बुलाना है, स्तुति करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक यज्ञ होगा, यज्ञ में क्या निकलता है, आग निकलता है, आग में मैं कुछ हवन या कुछ चीजें डालूंगा। तो मैं जब डाल रहा हूं तो मैं आह्वान कर रहा हूं, तो अग्नि देवता को मैं मध्यस्थ बना रहा हूं। मैं इंसान, मैं मनुष्य, देवता को मैं बुलाने जा रहा हूं, तो देवता को बुलाने से पहले मैंने अग्नि प्रज्वलित करी, अग्नि मैंने प्रज्वलित कर ली, वही अग्नि देव हो गए। एकदम सिंपल है भाई। इनके लिए देवी देवता का मतलब ये नहीं कि उसकी कोई मूर्ति होगी, कोई ऐसा रूप होगा, वैसा नहीं है, एकदम सिंपल है। देवता का तात्पर्य है, देव का तात्पर्य है, बहुत आसान और बहुत ही सिंपल भाषा में, कि भाई वहां पे वो एक प्रकृति, मैंने बताया ना, ये प्राकृतिक चीजों की पूजा करते, तो वो अग्नि को उन्होंने देवता माना है। और उनके लिए मंत्र जो समर्पित हैं वो 200 मंत्र हैं। कितने हैं, 200 मंत्र हैं। और ये भी याद रखना कि सबसे पहले प्रथम मंत्र इन्हीं को समर्पित है। सबसे ज्यादा में तो इंद्रदेव होगा, लेकिन सबसे पहले जो समर्पित है वो कौन है, वो अग्निदेव को है ना। तो इनको पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, यानी कि सिंबल है कि इनके प्योरिटी और एनर्जी का इनको सिंबल माना गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अन्य देवताएं जो है, जैसे कि सोम है, मित्र है, पूषण है, सविता है। वैदिक जो आर्य थे या वैदिक देवता हुआ करते थे, इनके बारे में हमको प्रथम जो साक्ष्य या जानकारी मिलती है वो लगभग 1400 ईसा पूर्व, अबाउट 1400 बीसी, बोगज कोई करके एक जगह है। क्या नाम है, बोगज कोई। वहां से हमको इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि और अन्य देवताओं के बारे में। तो सोम एक देवता थे जो पवित्र पेय का देवता था, है ना, याद रखना, है ना। पवित्र पेय का मतलब होता है जो हम लोग जिसको सोम रस बोलते हैं, उस समय वो पवित्र माना जाता था। आजकल तो भाई अलग अलग केमिकल्स एंड ऑल सब बनाते, तो नशे की चीज हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, मित्र सामाजिक अनुबंध और मित्रता के देवता थे। जो सामाजिक सरोकार होता है, उनके देवता कौन थे, वो थे मित्र थे। उनका नाम था पूषण, जो पशुओं के रक्षक थे। समटाइम्स इसको ये भी कहा जाता है कि जो पूषण वास डिवोटी या देवता किनके लिए, जैसे कि आदिवासी बोल लीजिए आप, है ना, या पशुपालक बोल लीजिए, या शूद्र बोल लीजिए। ऐसा कई बार ये भी आता है कि शूद्रों के देवता कौन थे, तो पूषण को जनरली माना जाता था। सविता जो है जीवनदानी सूर्य की शक्ति की प्रतीक थी, यानी कि सविता, जिसमें गायत्री मंत्र में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। गायत्री मंत्र, सविता यानी कि सुबह की किरण, सुबह की पहली किरण, ठीक ना। तो सुबह की जो किरण है वो किनको समर्पित है, वो सविता को। इन्हीं के लिए जो है एक मंत्र, जो स्तुति जो लेकर आया गया है, उसका नाम ही है गायत्री मंत्र। ये इनसे संबंधित है, सविता यानी कि सुबह की देवी। तो डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो वैदिक धर्म प्राकृतिक पूजा और नैतिकता पर आधारित, दिस इज द बेस। मतलब इसको सारे क्वेश्चन में आप चिपका सकते हो, इस पर्टिकुलर को, कि वैदिक धर्म प्रकृति पूजा और नैतिकता पर आधारित था। तो वैदिक रिलीजन वाज बेस्ड ऑन द नेचर वर्शिप एंड एथिक्स। कोई भी क्वेश्चन है, सविता से संबंधित पूछे, सूर्यदेव का पूछे, चंद्रदेव तो खैर आएगा नहीं, सूर्यदेव का पूछे, अग्नि का पूछे, इंद्रदेव का पूछे, वरुण का पूछे, तो आप ये चीज डाल सकते हो। और मैक्सिमम, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने जो चीज रिपीट करी थी वही चीज है ये सेम, कि ये नेचर वर्शिप पे बिलीव करते थे, ये प्रकृति पूजा पर बिलीव किया करते थे।
ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वैदिक सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाएं। तो देखो देवताओं में ऐसा नहीं है भाई, देवता तो और भी, जैसे कि प्रजापति भी है, खैर अभी आगे देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, राइट। तो क्वेश्चन वहां से भी बन सकते हैं, क्वेश्चन वहां से भी बन सकते हैं, बट मैंने क्या बताया अगेन, दिस इज नथिंग बट जस्ट द पार्ट ऑफ प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का एक छोटा सा पार्ट मात्र है, बस उसी पार्ट को आप लोग देखिए और ये आपका यहाँ पे जो चीजें, जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो फिनिश, दैट्स इट। जैसे सभा समिति आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछेगा, सभा समिति और विदत से क्वेश्चंस आएंगे। सभा क्या था? सभा वरिष्ठ और कुलीन व्यक्तियों की परिषद थी। परिषद का मतलब काउंसिल्स, जहां पे लोग बैठकर क्या करते थे, आपस में डिस्कस किया करते थे। तो सभा ऑब्वियसली बड़े लोगों का था, बड़े यानी कि संभ्रांत वर्ग है, स्पेशली पुरुष लोग इसमें शामिल हुआ करते थे, क्योंकि समितियों में जो है ना जनरली महिलाओं को शामिल करते थे, सभा में नहीं होता था। यह न्याय प्रशासन और नीति निर्माण से संबंधित था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम होते थे, पॉलिसी मेकिंग होती थी। आज के समय में जो पॉलिसी निर्माण किया जाता है, नीति निर्माण किया जाता है, वो कौन होते हैं? वो मंत्री बैठे जो लोग रहते हैं संसद में, विधानसभा में बैठे जो लोग रहते हैं, उन्हीं लोग करते हैं पॉलिसी मेकिंग का काम। तो सेम पॉलिसी मेकिंग का काम कौन करता था? ये सभा में जो बैठे लोग हैं, लोग किया करते थे। दूसरा, समिति की अगर यहां पर हम बात करते हैं तो ये जनसभा थी, यानी कि आम सभा थी, है ना। और इस आम सभा में स्त्रियां भी भाग लेती थी, विमेन्स भी पार्टिसिपेट कर सकती थी। इसमें सार्वजनिक विषयों पर चर्चा होती थी। राजा का चयन कैसे होगा, मतलब देखो अगर राजा को मेरे को चूज करना है, क्योंकि देखो यार इस समय जो राजतंत्र हुआ करता था, मोनार्की था, इस समय याद रखना, इस समय मोनार्की था, कोई गणतंत्र का हमको प्रमाण नहीं मिलता। मोनार्की का मतलब हो रहा है राजतंत्र था भाई। इस समय क्या था? राजतंत्र हुआ करता था। तो ये जो राजतंत्र के प्रमाण है हमको यहां से देखने को मिलते हैं, मोनार्की के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। और राजा का चयन कैसे होगा, कहीं राजा को हटाना तो नहीं है, राजा बदमाश तो नहीं है, राजा के बारे में और अलग अलग तमाम प्रकार की जो अन्य जानकारियां हैं, अन्य चीजें जो हमको मिलती थी, वो यहीं से प्राप्त होती हैं। यहीं से मतलब समिति से तय होती है कि राजा कैसा होगा, राजा को क्या होने चाहिए, राजा के कर्तव्य एंड ऑल अन्य चीजों की चर्चा यहाँ पर होती थी। सार्वजनिक विषय पर चर्चा होती थी, मतलब एक आम जनता होते थे, यूं कहें कि एक प्रकार से आम जनताओं के बीच एक आपस में डिस्कशन होता था, जिसको हमने समिति का नाम दिया था, जिसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर सकती थी। याद रखना ये भी कि सभा और समिति को, है ना, प्रजापिता की दो पुत्रियां भी कहा गया है। क्या बोला गया है? प्रजापिता की दो पुत्री। ये किसमें कहा गया? ये अथर्व वेद में कहा गया है। किसमें कहा गया? ये अथर्व वेद में कहा गया है। और मैं फिर से बोलता हूं मेरे दोस्त, फ्री में देखो जो चीज आप पढ़ते हो ना, उसको तो पढ़ लिया आपने। मेंस में ज्यादातर प्रश्न आपके फीचर से दिए जाएंगे। फीचर्स का मतलब सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, सोशियो रिलीजियस, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव, और साथ ही साथ आपके इकोनॉमिक। तो इन्हीं चारों चीजों पर आपको फोकस करना है, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, और क्या बताया मैंने? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और प्रशासनिक, ये इन चार चीजों पर आपको फोकस करना है। ठीक, चलिए विदत। विदत क्या था? तो ये भी ऋग्वेदिक कालीन एक प्राचीनतम संस्था थी, ठीक है। इसका भी स्वरूप धार्मिक और आर्थिक सामाजिक था। मैंने फिर देखो, मैंने जो वर्ड बोला ना, वो वही वही चीज है भाई, वो चीज रिपीट करेगा ही, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक था। इसमें दान है, वितरण है ना। जो जैसे आजकल जो होता नहीं, आप इसको ऐसे समझना कि भाई हमने एक संगोष्ठी का आयोजन किया और उसके बाद हम एक ऐसे प्रोग्राम कन्वर्ट, मतलब एक ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करवाते हैं, कंडक्शन करवाते हैं, जहाँ पे एक कोई कथावाचक आता है, पूजा पाठ करेगा, यज्ञ वगैरह होगा, फिर भंडारा वगैरह करेंगे। तो इस प्रकार से ये भी एक समिति था, मतलब समिति इन द सेंस एक काउंसिल्स हुआ करता था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उत्तर वैदिक काल के आते आते इसकी जो पहचान है वो लगभग विलुप्त सी हो जाती है। यहाँ पर भी स्त्रियों का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या थे एक्चुअली, व्हाट दे आर? ये वैदिक जो समाज के लोकतांत्रिक चेतना को स्पष्ट करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की, मैंने पहले ही बताया कि मोनार्की तो था, मोनार्की यानी कि राजतंत्र तो था, लेकिन इन लोगों के भीतर कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक भावना थी, वो डेमोक्रेटिक सेंस था। तो ये डेमोक्रेटिक सेंस की यहाँ पर जो बात करता है वो कौन है? ये वैदिक सोसाइटी में ये चीजें, यानी कि जितने भी आपने देखी क्या क्या, सभा, समिति और विदत में आपको देखने को मिलता है। चलिए वैदिक दर्शन और उसके सार्वभौमिक विचार पे हम बात करते हैं, यूनिवर्सल थॉट्स पे हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको पूछे गए हैं और दो तीन क्वेश्चंस और ऑलरेडी बन सकते हैं। जैसे सत्यमेव जयते क्या है ये? तो कहां से लिया गया है? तो सिंपल स्रोत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसको तो आपको रट ही लेना है।
किसमें? मुंडक उपनिषद। अगर ये याद ना आए तो छोड़ दो। 3.1.6 अगर ये याद ना आए, 316 याद ना आए तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुंडक उपनिषद ये तो आपको करना ही करना है। मीनिंग भी आपको लिखना है। मीनिंग क्या है? सत्य की हमेशा जीत या विजय होती है। हमेशा कौन जीतता है? सत्य जीतता है। यह मंत्र वैदिक उपनिषद नैतिकता का मूल है। नैतिकता का मतलब एथिक्स। मतलब आप समझिए ना, हम एथिक्स की बात करें, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक सच बोलते हैं, एक झूठ बोलते हैं, तो एथिकल कौन होगा? जो सही चीज का साथ देगा। तो ये देखो, जहां पर लग रहा है ना, जो बिल्कुल जेन्युइन है, जो यूनिवर्सल है, जो सत्य है, ट्रुथ है, शाश्वत है, इसमें एक वर्ड आप ऐड कर लो, वो क्या है? एथिक्स, यानी कि नैतिकता। तो नैतिकता का मूल है, याद रखना। क्या है ये? एथिकल कोर है। इसमें अब देखो, सत्य में जयते मतलब किसकी बात करेगा? वो शासन की बात करेगा। शासन सही होना चाहिए, न्याय सही होना चाहिए, व्यक्तिगत आचरण में सत्य, मतलब सभी जगह पर सत्य को क्या माना गया है? सर्वोच्च माना गया। एंड यू वंडर कि भाई जैनिज्म में भी तो कहा गया है ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो वहां पर भी तो वही चीज आ रहा है। तो इनडायरेक्टली ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, मतलब हमारे यहाँ क्या करते हैं? आपने देखा होगा, ये अशोक स्तंभ रहता है, अशोक स्तंभ के नीचे ये यहाँ पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते। अब सोचो, हमारे शासन प्रशासन में भी, अब शासन प्रशासन मतलब देखो, शासन की हमने बात करी तो हमारे पास गवर्नमेंट है, तो जितने भी गवर्नमेंट के आपने देखा होगा सिंबल रहता है, तो अशोक स्तंभ के जो चार अशोकन जो लाइक शेर जो हैं, है ना, जहां पर हम लोग देखें सारनाथ के जो जो हमको मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, वहां से इसके नीचे, उस राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में सत्यमेव जयते। तो ये हमारे भारत में यही क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, यानी कि नेशनल मोटो ऑफ द मॉडर्न इंडिया, या सिंपल इंडिया भी लिखिए। अस्तो मां सदगमय, कहां से लिए गए इसको? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। इसका मतलब क्या होता है? पूर्ण मंत्र अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां मृतम गमय। आप पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मतलब अगर अगेन देखो, फिर से आगे वही सत्य में जाते वहां पर बोल रहा है, और यहाँ पर अस्तो मां सदगमय, मतलब कहीं ना कहीं ये इस चीज को स्पष्ट करता है कि आपको सत्य को ही हमेशा सही मानना है। सही मानना मतलब सत्य का ही अनुकरण आपको करना है, सत्य को ही आपको फॉलो करना है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है, ये इसका प्रमुख ध्येय है। आत्मिक और बौद्धिक उन्नति का प्रतीक, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये इनर सोल को और ज्यादा प्योर आपको बनाएगा। और नॉट इवन दैट, बट कि ये भी तमसोमय ज्योतिर्गमय, यानी कि ज्ञान, अज्ञान के अंधकार से किसकी ओर ले चलो? प्रकाश की ओर ले चलो। मतलब यही जो है वैदिक शिक्षा का क्या है? दार्शनिक आधार है। और इन वाइसी वर्षा आप लिख सकते हो, क्योंकि पूरा एक ही स्लोगन है। आप देखो ना, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युम मां मृतम गमय। आप सबको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब आपका लगभग, आपको कॉमन चीजें पता होनी चाहिए। यू नीड टू नो जस्ट द कॉमन थिंग्स, कॉमन चीजें आपको केवल पता होनी चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, स्रोत क्या है इसका? बृहदारण्यक उपनिषद। स्रोत क्या है इसका? बृहदारण्यक। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। इसका मतलब है कि आत्मा और ब्रह्म एक हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम का मतलब मैं, ब्रह्मास्मि यानी कि ब्रह्म हूं। अब एक चीज समझना कि ब्रह्म तो वो है जो सुप्रीम एंटिटी है। अगर मैंने खुद को ब्रह्म कहा, इसका मतलब यह है कि ब्रह्म और मैं एक ही हैं, कोई और दूसरी सत्ता नहीं है। देयर इज नो अदर एंटिटी। दैट इज कॉल्ड द अहम ब्रह्मास्मि। ये कहलाता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि आत्मा ब्रह्म की एकता का सिद्धांत। दोनों एक ही, और यही अद्वैत का मूल सिद्धांत है भाई। अद्वैत वेदांत का ना, जिसको हम लोग जानते हैं अद्वैत वेदांत, उसी का अद्वैत का मतलब ही क्या हो रहा है रे भाई? अद्वैत का मतलब ही क्या हो रहा है? अद्वैत का मतलब ही क्या होता है? कि संसार मिथ्या है, केवल ये जो जगत है वो मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही है, वही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये नहीं की थ्योरी है ना, तो ये इसी पर बेस्ड है, ये इसी पर आधारित है। ठीक है, चलिए। एकम सद विप्रा बहुधा विदन्ति, ये कहां से लिया गया? इसको ऋग्वेद से लिया गया है। ये इतना लंबा चौड़ा याद रखने तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सत्य एक है, ज्ञानी उसके अनेक नामों से पुकारते हैं। मतलब एक चीज तो स्पष्ट है, एक चीज तो श्योर है, कि सारा का सारा जो फोकस है ना, वो सत्य के इर्द गिर्द घूमता है। ये आप दिमाग में बैठा लिए तो आंसर लिखने में बहुत आसानी होगी। धार्मिक सहिष्णुता और बहुलवाद का आधार है। सोचो, मतलब ये कितना सुंदर, कितना स्पष्ट रूप से इसको हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वैदिक आचार्यों ने इसको बताया है कि भाई सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। मतलब जिसको आप अल्लाह कहते हो,
जिसको आप भगवान कहते हो, है ना, जिसको आप और वाहे गुरु कहते हो, कोई भी अलग अलग भाषाओं में आप बोलते हो, भाई बता तो यही रहा है ना, सबने एक ही चीज तो कहा है, क्या, कि मानवता सर्वश्रेष्ठ है, ह्यूमैनिटी की रक्षा करनी है। किसी ने ये नहीं कहा था, जब ये फिलॉसफीज दे रहे थे तो इन्होंने ये नहीं कहा कि तुम फलाने धर्म के लोगों को मारो काटो ये वो। भाई उनके अनुयायियों ने इसका गलत मीनिंग निकाला, या उनके अनुयायियों ने अपने से ऐड कर दिया, देखो हमारे फलाने भगवान ने या हमारे फलाने इसने, है ना, इसने ऐसा करने। भाई किसी ने कुछ नहीं कहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा है। वो क्या होती है ना कि चीजें इंसान बनाता है, और इंसान फिर अपने से कुछ भी चीज लिख सकता है और उसको लगता है कि अपने आप को जस्टिफाई करना है। और ये तो हमारी मतलब कह सकते हैं ना कि भाई हमारी आदत होती है कि हम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते। सत्य को हमको लगता है कि हम सही हैं, सामने वाला गलत है, सामने वाले को लगता है कि वो सही, हम गलत हैं। तो हर सिक्के के दो, जिसको बहुत सुंदर तरीके से अनेकांतवाद ने बताया है, और उसी की एक पृष्ठभूमि, एक झलक आपको देखने को मिलती है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य तो भैया एक ही है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और यही झलक आपको देखने को मिलती है शिरडी वाले साईं बाबा में, जहां पर वो कहते हैं कि सबका मालिक एक। अब देखिए सारे रिलीजन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे आप स्वामी विवेकानंद को देखिए, वहां पर क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, सर्वधर्म समभाव कहते हैं ना। आप सम्राट अशोक को पढ़िए, सम्राट अशोक ने क्या कहा है, सम्राट अशोक ने क्या कहा है कि सभी को एक ही रिलीजन के, सब एक ही रिलीजन के धागे, उनके धम्म पढ़िए आप कभी। ये नहीं कि किताबों वाले धम्म, जिसको बहुत ज्यादा इच्छा है, बहुत ज्यादा लाइक नॉलेज जिनको लेना है, जिनको लगता है कि हम इसको लेंगे करके, आप पढ़िए आप उसको, उसमें वो सारी चीजें, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है। तो इसमें क्या बताया गया, धार्मिक सहिष्णुता और बहुलवाद का, अर्थात हमको हमको रिलीजियस टॉलरेंस रहना है, हमको किसी एक को मूढ़ या फिर मतांधता के पक्ष में जाकर हमारे विचार नहीं होनी चाहिए। फिर से भाई वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद यानी कि महोपनिषद से लिया गया है। अब एक चीज बताओ, अगर संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है, तो चाहे ये इस रिलीजन को, चाहे वो उस रिलीजन का हो, है तो हमारा परिवार ना भाई। और हम जो बड़े बड़े हम बखान करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं ना भाई, बोलते तो हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वैश्विक मानवतावाद का सिद्धांत है, ह्यूमैनिटीज को सबसे आगे रखना है। ये हमारा रिलीजन, ये हमारा वेद कहता है। तो कंक्लूजन में चलते हैं, इन मंत्रों से क्या स्पष्ट होता है कि वैदिक दर्शन का मूल लक्ष्य सत्य, ज्ञान, आत्मबोध और विश्व कल्याण था। आप, मैं फिर से बोलता हूं, अगर कोई भी अगर क्वेश्चन आता है इन सब में से, एक तो आ ही चुका ऑलरेडी, इसके अलावा कोई आता है, या और भी इसमें लिखा हुआ और भी कोई क्वेश्चन आता है कि इसका अर्थ स्पष्ट करें, इसका आशय क्या है, तो भाई इस लाइन को आप जरूर लिखिएगा। ये लाइन क्या है कि इसका मूल लक्ष्य है सत्य, ज्ञान, आत्मबोध और विश्व कल्याण, इसको आप जरूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं, ऋग्वैदिक समाज को आदर्श क्यों माना जाता है। एज इट इज क्वेश्चन आपको पूछा गया, व्हाई द ऋग्वैदिक सोसाइटी इज कंसिडर्ड एज आइडियल। डायरेक्टली 8 नंबर का प्रश्न आपको पूछा गया, दिस इज पीवाईक्यू, सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। तो चलिए देखते हैं कि क्यों इसको आइडियल माना गया है। इसको आइडियल माने जाने के क्या क्या तर्क हैं। इसका सबसे पहले मतलब तो ये निकाल लो कि उत्तर वैदिक समाज उतना आइडियल नहीं था। ये आप सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि इसने वैदिक नहीं कहा भाई, उसने ऋग वैदिक कहा। तो सबसे पहले ये आप अपने मन में स्पष्ट कर लो, लिखना नहीं है आपको, आपको ये नहीं लिखना है कि उत्तर वैदिक समाज जो है वो आदर्श नहीं था, ऐसा नहीं लिखना, लेकिन आप तुलनात्मक रूप से ये जरूर बताएंगे। यदि आपको थोड़ा और एक्सटेंड करना होगा, आपको और चीज को थोड़ी और कॉम्पिटेटिव आपको बताना, जैसे क्या होता है ना, मुझे अगर ये लाइन को बड़ा दिखाना है, देखो ये 2 लाइन है, समझिए, अगर मुझे इस लाइन को बड़ा दिखाना है तो मैं क्या करता हूं, मैं इस लाइन को छोटी कर देता हूं, हो गई ये लाइन बड़ी। ऐसे होता ना, अगर हमको किसी चीज को श्रेष्ठ दिखाना है, किसी चीज को अच्छा दिखाना है, तो अच्छा दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, किसी चीज को अच्छा दिखाना है, सामने वाले को थोड़ा सा बुरा बना देता हूं, मैं खुद ही अच्छा हो जाऊंगा। जैसे आजकल एक पार्टी करती है, उसने क्या किया ये नहीं बताएगी, पहले वाले ने क्या किया, उसने किया क्या नहीं ना, तो हमसे काहे पूछ रहे हो। अरे भाई तुमको इसीलिए तो लाए थे कि पहले वाले ने नहीं किया, तुम भी वैसी हो गए, तुम्हारे भी बुरे दिन शुरू होंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपको श्रेष्ठ बनना है,
तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे कई बार क्या होता है ना, इंडिया की चीजों को अगर बताना है आपको कि इंडिया क्या, तो हम ऐसे नहीं बोलते। मतलब जैसे हम कहीं घूमने गए हैं और वहां बताने कि वो बहुत अच्छी या शानदार जगह थी, हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये बहुत, अबे लग ही नहीं रही कि इंडिया में है, ऐसी बोलते हैं ना। मतलब कहीं एकदम अच्छी जगह पे चले जाओ, उसके बाद आपको बताना है भाई वहां मैं गया था फलानी, भाई लग ही नहीं था भाई वो इंडिया है। मतलब हमने ये मान लिया कि इंडिया में अच्छी जगह हो ही नहीं सकता, और अगर दिख गया मतलब वाओ व्हाट इज दिस। तो बस ऐसी ही है यहां पर, बस ऐसी ही यहां पर ये चीजें कि आपको बताना है कि ऋग्वैदिक समाज अच्छा था, उसके लिए आपको थोड़ा सा उत्तर वैदिक को विलेन बनाना पड़ेगा, और वो तो था, ये तो तय है भाई कि उत्तर वैदिक वॉज नॉट अ गुड, नॉट आइडियल। तो तुलनात्मक रूप से लिख सकते हो कि इसके बाद स्थितियों में परिवर्तन हुए, चेंजेस हुए, एकदम से निगेटिव नहीं लिखना है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहले सामाजिक पक्ष में चलते, सोशल एस्पेक्ट्स। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं। अब इसके आगे का एक्सटेंड समझना। वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, ये वर्ण सिस्टम किस पर आधारित था? ये कर्म आधारित, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क या ऑक्यूपेशन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, लिख दो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में या लेकिन इसके बाद यह व्यवस्था जटिल हो गई और यह कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित होने लगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन समाज आदर्श था। अब समझ आया? आपने उत्तर वैदिक काल का भी जिक्र कर दिया, आपने उसको कहीं पे कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं बोला, लेकिन आपने बताया जो सच्चाई थी उसको बताया। आपने कहा दैट in the world system in that period was the based on the occupation, not on the basis of birth, but later on the Uttar Vedic या later Vedic period या post Vedic period, it was on the basis of the birth. यह जन्म पर आधारित हो गया। It shows that the Rigvedic period was the good as compared to the, या सिंपल कंपेयर लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल लिख दो, that shows the Rigvedic period was the ideal for today's humanity. आज के मानवता के लिए यह एक आदर्श समय या एक आदर्श था। सिंपल। स्त्रियों को शिक्षा, यज्ञ और सभा में स्थान प्राप्त था। फिर से लिख दो, जो कि आगे चलकर इनके लिए कठिन हो गए। ऐसा लिख दो ना, बार बार उत्तर वैदिक को तोड़ने की नीड नहीं है। देखो बार बार उत्तर वैदिक लिखोगे ना, अगला समझ जाएगा अबे ये तो साला उत्तर सीधा सीधा, इसको बहुत ज्यादा दिक्कत है उत्तर वैदिक पीरियड से। और कोई सच में उत्तर वैदिक पीरियड का फॉलोवर हो गया, क्योंकि देखो जो कर्मकांडी लोग रहते हैं ना, उत्तर वैदिक को ज्यादा अच्छा मानते हैं, और जो मेरे टाइप के लोग रहते हैं वो ऋग्वेद को ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो अगर उस टाइप के लोग मिल गए ना तो फिर सदा, मतलब ठीक है लिखा आपने सही है, लेकिन भाई वो इसका माइंडसेट है, इसलिए सिंपल लिख लो। लेकिन बाद में यह स्थिति, बाद में मतलब इसके बाद के समय में या 600-800 वर्षों बाद इसकी स्थिति खराब हो गई, इसलिए इस समय क्या था, ये ज्यादा अच्छा था। आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पशुपालन और कृषि पर आधारित थी। यहां पर आपने लिख सकते हैं क्योंकि दोनों समय पशुपालन और कृषि था। पशुपालन पहले मेन था और कृषि गौण था, बाद में कृषि मेन हो गया, पशुपालन गौण हो गया, इसलिए यहां पर आप कंपैरिजन नहीं लिख सकते थे। दान और दक्षिणा प्रचलित थी, आप इसको कंपेरेटिवली लिख सकते हैं कि उस समय, आगे चलकर फिर ये थोड़ा सा जटिल रूप ले लिया, ब्राह्मणों ने जबरदस्ती इस प्रकार की चीजों को ज्यादा प्रचलन में लेकर आए। धार्मिक पक्ष, सरल यज्ञ थे, प्रकृति पूजा थी, नैतिक देवता थे, और ये सब भी करने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए मैं खजाना हर बार की तरह पूरा यहां पर लेकर आया हूं। ये देखो, ये सारा चीज, ये पूरा डिफरेंस आपको, ये पूरा एक एक चीज आपको देखने को मिलेगा, ए टू जेड। ऋग्वेद में क्या था, उत्तर वेद में क्या था, पूरा का पूरा आप इसको चिपका सकते हो। इसलिए लेकर आया है ताकि अगर 15 नंबर का भी प्रश्न आता है तो अब डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो। तो ये सब अभी मिलेगा ना, निश्चिंत रहे आप इसके लिए, ठीक है। अभी आएंगे मतलब उस पर, ठीक। चले आगे देखते हैं भाई, अगला जो पार्ट है वो सामाजिक पक्ष, यहां पर हमने बता दिया। सामाजिक पक्ष के बाद हम चलते हैं यहाँ पे मतलब सामाजिक हो चुका आपका, आर्थिक हो चुका, आर्थिक के बाद हम चलते हैं यहाँ पे धार्मिक पक्ष में। तो सरल यज्ञ थे, प्रकृति पूजा थी, नैतिक देवता हुआ करते थे, बट आफ्टर दैट कि यज्ञ विधियां जो है, पद्धतियां थोड़ी सी हार्ड सी हो गई थी, है ना। राजनीतिक पक्ष, राजा निरंकुश नहीं था, सभा समितियों का नियंत्रण था। आगे आपने देखा कि सभा और समिति के मतलब विदत का अस्तित्व ही गायब हो जाता है, सभा समिति कमजोर पड़ जाती है। कमजोर क्यों पड़ेगा? क्योंकि राजा अब निरंकुश होने लगा था, अब खुद को ज्यादा पावरफुल मानने लगा था। और यही कारण है कि आप लिखना इसको एज इट इज लिखना कि आगे चल के राजा जो है वो निरंकुश हो चुका था, खुद को ज्यादा शक्तिशाली मानने लगा था। और यही कारण है कि उस समय का ऋग्वैदिक कालीन समाज आदर्श था, यानी कि अभी के समय, यानी कि मानव केंद्रित, संतुलित और नैतिक था, और जिसकी तुलना हम आज के समय से कर सकते हैं कि हमारा ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो ये था ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में। और एक चीज बता दो भाई, ज्यादातर 90% अभी तक जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं वो पूरे ऋग्वैदिक पीरियड से पूछा गया है। उत्तर वैदिक पीरियड से ऐसा सच कुछ खास नहीं है, लेटर वैदिक पीरियड से, बट फिर भी देख लो।
अगर क्वेश्चन आया तो आपसे बनने चाहिए, स्किप नहीं होने चाहिए, इसको भी आपको करके जाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ 90% जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं 90% पूरा ऋग्वैदिक पीरियड का ही क्वेश्चन है, इधर का क्वेश्चन नहीं आया है। लेट्स सी देख लेते हैं अगर एक आध। अगर सबसे पहले तो देवताओं के स्वरूप में परिवर्तन हो गया, मतलब बताया था ना कि कर्मकांड यहाँ पे प्रधान हो गया। प्रजापति, ये प्रजापिता प्रजापति ये मेन देवता बन गए। विष्णु, ठीक है, ये सब तुम्हारे मेन देवता बन गए। इंद्र, वरुण, इन लोगों का जो प्रभाव है वो क्या हो गया, वो पूरा कम हो गया। प्राकृतिक देवता थे ये सब, इनका महत्व क्या होने लगा, घटने लगा। जो नेचुरल जो देवता हुआ करते थे उनका महत्व घटने लगा। प्रमुख देवता बताया था, प्रजापति जो है मेन हो गए तुम्हारे, है ना, विष्णु, ये सब, रुद्र, ठीक है, इन लोग जो हैं ये सब आपके भय और कल्याण दोनों के ये देवता थे। इंद्र, वरुण, ये सब का महत्व क्या हो गया, ये सब पूरा घट चुका था। यज्ञ और पुरोहित जो वर्ग है, अगर आपने देखा तो बड़े बड़े यज्ञ यहाँ पे शुरू हो चुके थे। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। अब देखो बेटा, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि अश्वमेध क्या है, राजसूय क्या है, वाजपेयी क्या है, और ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सर क्या बात करो, आप बोल रहे कि क्वेश्चन आ सकता है फिर बोलते मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इसलिए भाई क्योंकि देखो ये डायरेक्टली मतलब बता भले देता हूँ, ऑरली लिखा नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी प्री में इसको कवर किया हुआ है। जैसे अश्वमेध यज्ञ क्या है, राजा अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए एक घोड़े की बलि देता था। एक घोड़े को पहले यज्ञ के थ्रू उसकी पूजा पाठ किया जाता था, सजाया जाता था, छोड़ दिया जाता था। भाई जितना दूर तुम जाओगे, जितने एरिया कवर करोगे, अगर उस एरिया के शासक ने उसको जाने दिया, इसका मतलब वो एरिया उसका, शासक को पसंद नहीं आया तो लड़ाई करेगा, फिर जो जीतेगा वो एरिया उसका हो जाता था, और आखिरी में मार के घोड़े की बलि दी जाती थी। ठीक है, राजसूय अपने प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ वो होता था जो रथ दौड़ से संबंधित था। तो सब ऑलरेडी प्री में किया हुआ है भाई, वहां से फैक्ट्स देखना, फैक्ट्स वहां से आपको पूछे जाएंगे। ब्राह्मण पुरोहित वर्ग की शक्ति बढ़ी थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, मेंस इज नथिंग अबाउट, मेंस इज नथिंग अबाउट फैक्ट, मतलब फैक्ट्स यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं पढ़ने भाई, फैक्ट्स आप पहले से पढ़ चुके हैं, आपको पहले से पता है आप आंसर कैसे लिखने हैं, पॉइंट्स क्या होनी चाहिए, आप उसके लिए मेंस कर रहे हो, आप उसके लिए ये क्लास कर रहे हो। मैं बार बार इस चीज को आपके दिमाग में डालना चाहूंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम यहां भी फैक्ट्स पढ़ेंगे तो प्री और मेंस का फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा, आप इस चीज को समझिए। मेरी बात समझ आ रहा है? और ऐसा लगता है कि किसी को सर मेरे को प्री और मेंस दोनों साथ साथ करना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्री पढ़िए, मेंस पढ़िए, प्री पढ़िए, मेंस पढ़िए, प्री की पूरी चीज एक साथ पढ़ लीजिए, फिर मेंस की एक साथ पढ़ लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है ये। ठीक है, चलिए, तो यहां पर सारी चीजें पॉइंट वाइज और आपके वर्ड टू वर्ड यहां पर होनी है। सामाजिक संरचना, वर्ण व्यवस्था, देखो जो पहले पढ़ा था बस वही है। वर्ण व्यवस्था जन्माधारित हो गई थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो कहां पर थे, उच्च स्थान पर बने रहे। वैश्य, कृषक और व्यापारी बन गए थे। शूद्रों की सामाजिक स्थिति कमजोर हो गई थी, उस समय कमजोर नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि कर्माधारित थी। मतलब भाई जैसे मैं एक शूद्र हूं, अगर मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ लेता है, बहुत अच्छा ज्ञानवान हो जाता है, तो वो ब्राह्मण बन जाएगा, वो क्योंकि कर्म पर है, उसके कर्म पर आधारित है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं शूद्र हूं तो मेरा बच्चा शूद्र होगा, मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा बच्चा ब्राह्मण होगा, ये इट्स नॉट गुड ना, ये सही नहीं है। और आजकल की व्यवस्था थोड़ी मिक्स्ड है। मिक्स्ड कैसे, देखो भाई कोई शूद्र है ना, शूद्र मतलब जो वंचित वर्ग का है, उसको भी तो जॉब मिलता है ना, उसको भी तो नौकरी मिलती है ना, ही कैन बी टीचर ऑल्सो, वो भी तो टीचर बन सकता है भाई। अगर वो आर्मी में जा रहा है मतलब सुरक्षा का काम करते हैं, तो देखो अभी भी वो कर्म आधारित है, बट स्टिल कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे आज भी जन्माधारित हैं, ये आज भी जन्माधारित है, वो आप बेटर समझते हैं। दोनों में ही, ब्राह्मणों में भी और शूद्रों में भी, और दोनों की दोनों सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। वो दोनों चीजें आपकी ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, कर्म पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, स्त्रियों की स्थिति यहां पर ऋग्वैदिक कालीन जो स्त्रियों की स्थिति थी वो क्या होगी, थोड़ी सी निम्न हो गई। शिक्षा यज्ञ में भागीदारी सीमित हो गई। बाल विवाह की प्रारंभिक, बाल विवाह जो है प्रथाएं यहाँ पर लगभग लगभग शुरू हो चुकी थी। अब देखो, अगर एक लिखने के सबसे मजेदार तरीका आपको बताता हूं मैं, जहां पर आपको लगभग डाउट है ना, तो उसको ऐसे लिख देना, बाल विवाह के प्रारंभिक संकेत मिलते हैं, द अर्ली साइंस ऑफ द चाइल्ड मैरिज अपीयर्स हियर, या फलाने चीज के कुछ सीमित प्रमाण प्राप्त होते हैं। इससे सामने लोग भाई इसको पूरा तो बोल नहीं रहे ना, और एकदम ही ज्यादा रहता है ना, तो ऐसे लिख सकते हो, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं, कुछ विवादित हैं, जिनमें से कुछ लोग ऐसा लिखते हैं और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, खत्म। फिर चेकर आंसर काट ही नहीं सकता, लेकिन पूरे पेपर में ऐसे लिखोगे ना तो पूरा पेपर ही काट देगा भाई वो। ये कुछ कुछ जगहों के लिए है, समझ आ रहा है? तो कुछ जगह आप ऐसे लिखिए, कुछ जगह वैसे लिखिए, तो ये लिखने के आपके तरीके हैं जहां पर आप इसको लिख सकते हैं। आर्थिक जीवन क्या था मैंने बता दिया, कृषि मुखिया जी का बनी, थोड़ी देर पहले बता दिया था। और इस समय अब लोहे के प्रयोग शुरू हो चुके थे, याद रखना, लोहे के प्रयोग अब स्टार्ट हो चुके थे और कृषि का विस्तार होता है। मतलब याद रखना भाई, ये लौह संस्कृति इसी को कहा जाता है, उत्तर वैदिक पीरियड को।
लेटर वैदिक पीरियड को ही हम आयरन कल्चर लॉ संस्कृति कहते हैं, कृष्ण एस कहते हैं। स्थायी बस्तियां और ग्राम जो है विकसित हो चुके थे। वस्तु विनिमय और निष्क यानी कि ये एक आभूषण या एक स्वर्ण होता था जिसका प्रयोग किया जाता था। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। लोहे का प्रयोग, कृषि मुख्य पेशा, पशुपालन गौण पेशा हो चुका था। ठीक है, फिर चलते हैं राजनीतिक व्यवस्था। तो राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, राजा को दैवीय रूप मिलने लगा, बहुत ज्यादा इसकी प्रतिष्ठा होने लगी, सभा समिति का महत्व घट गया, ऑलरेडी बता चुके हैं। राजसूय अश्वमेध यज्ञों में सार्वभौमिकता का दावा, मतलब अब अपने आप को प्रूफ करना, भाई मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बलशाली हूं, मैं तेरे से बेटर हूं, ये चीजें यहां पर अब होने लगी थी। कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा जो है वो बढ़ने लगा था। तो वैदिक संस्थाएं, सभा अभिजात वर्ग तक सीमित, वैसे भी बड़े लोगों को था, उन्हीं लोगों को हो गया। समिति लगभग विलुप्त हो गई थी, विदत का तो कोई उल्लेख था ही नहीं। राज्य व्यवस्था और सामाजिक स्तरीकरण का यह आधार बना, मतलब आगे चलकर यही एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोगों में जो शक्ति है, शक्ति में वृद्धि, या यूं कहें कि एक प्रकार से अभी जैसे कैपिटलिस्ट लोग करते हैं, पूंजीवादी लोग करते हैं, शक्ति मतलब डायरेक्टली शक्ति तो नहीं, पैसे का संकेंद्रण और पैसे से फिर पावर, पहले पैसे का संकेंद्रण और पैसे से पावर। तो वैसे भी ना इस समय भी तो कहीं ना कहीं पूंजीवाद का एक आधार ही तो था यार, जो राजा था उसी के पास ही ना सारी पूंजी होगी, डायरेक्टली पूंजीवाद नहीं था। अभी के पूंजीवाद में क्या है, कोई भी पूंजीवादी बन सकता है और पूंजीवादियों के कई रूप हो सकते हैं, बट उस समय क्या था, एक ही होगा, और वो कौन होगा, राजा। तो कहीं ना कहीं पूंजी का संकेंद्रण, पावर का संकेंद्रण यहां पर था। तो राज्य व्यवस्था और सामाजिक स्तरीकरण, इस तरीके के लेयर्स, हायरार्कीज, भाई मैं श्रेष्ठ, फिर तुम, फिर तुम, फिर तुम, तो इस प्रकार इसका क्या बना, ये आधार बना। और यही आगे चलकर फिर जो जनपद है, महाजनपद आप पढ़ेंगे तो महाजनपद में जो महाजनपद का आधार बने वो ये उत्तर वैदिक काल के कारण ही हुए। ठीक है, चलिए अब ये अंदर ही एक डिफरेंसेस है भाई, इस डिफरेंसेस को बढ़िया से आप लोग बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इसमें क्या ही डिटेक्ट करूंगा, पूरा पढ़ा हुआ है पहले ही, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े। टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसी, इनका 1000 से 600 बीसी। सप्त सिंधु क्षेत्र था, ये गंगा यमुना दोआब में आ गया था। अर्ध घुमंतु थे, ये लोग स्थायी कृषि वाले थे। पशुपालन प्रमुख था, इनके लिए कृषि प्रमुख हो गया। कृषि तकनीक साधारण हल थी, इनके लिए लोहे के हल उपयोग होने लगे। मेनली तांबे का ज्ञान था, यहाँ पर आयरन का, तो मतलब पहले वर्ण व्यवस्था लचीली थी, नॉर्मल थी, यहाँ पर कठोर। भाई तुम्हारे लिए 15 नंबर का पूरा कंटेंट है ये, तुम तो एज इट इज इसको भी छाप दो अगर कभी अंतर लिखने के लिए आएगा तो। ठीक है, इतने सारे डिफरेंसेस यहाँ पर देख सकते हो। जन आधारित राजा था, यहाँ पर राजा शक्तिशाली हो गया। इधर देख लो, प्रमुख देवताओं में इंद्र, वरुणियम, प्रजापति, विष्णु, रुद्र। प्रकृति पूजक थे, कर्मकांड प्रधान हो गया। बलि स्वैच्छिक थी, जबकि यहाँ पर नियमित। बलि क्या था बेटा, इनका टैक्सेशन था, याद रखना। बलि क्या था, इनका एक कर था। बलि कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, अभी पढ़े ना, हाँ बलि, इट वाज अ टैक्स ना, याद रखना। बलि एक प्रकार का कर हुआ करता था। सभा समिति अच्छी थी, यहाँ पर उसका महत्व घट गया था। सामाजिक गतिशीलता अधिक थी, यहाँ पर बिल्कुल कम हो गया था। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा इसको आप कॉलम बना लीजिए, लिख लीजिए, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वैदिक पीरियड हम यहाँ पे करते हैं समाप्त। आगे चलेंगे, हम देखेंगे फिर जैन बुद्ध देख लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मौर्यस। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।